ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता एज में हम सेकेंड टॉपिक यानी कि पोस्ट गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, गुप्तकालीन प्रशासन की अपेक्षा अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल में यानी पोस्ट गुप्ता एज में, तो इस समय हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। दो चीजें क्या? सबसे पहले यहां पर हमें प्रशासन में क्या दिखाई देगा? डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा, विकेंद्रीकरण बताया था मैंने। एम्पायर टूट जाएगा और कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। अब राजा जो है वो अपने आप को देवों से उत्पन्न करने के उसमें विश्वास करेगा, यानी उसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? देवों से हुई है, यानी देवी उत्पत्ति है उसकी। और इस तरीके से वो अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा बड़ा बताने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करेगा, जिससे ये पता चल जाए कि वो नॉर्मल राजा नहीं है, वो नॉर्मल शासक नहीं है, बल्कि वो देवताओं से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? तो देखो, मौर्योत्तर काल में जो शासक थे यानी कि कुषाण वगैरह, ये अपने आप को देवताओं का पुत्र कहते थे, इसलिए इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी? देवपुत्र की। आगे चलकर गुप्त शासकों ने स्वयं को देवता मान लिया और आने वाले समय में यानी गुप्तोत्तर काल में इन्होंने खुद को देवता से उत्पन्न बता दिया और खुद देवताओं के समान बता दिया। ठीक। अब हर्ष जैसे बड़े राजाओं के अंतर्गत रहने वाले छोटे छोटे जो राजा होते थे या छोटे छोटे एरिया में जो शासन करते थे, इन्होंने अपने आप को महाराज या महासामंत जैसी उपाधियों से संबोधित किया। यानी अब महाराज कोई भी एरा गेरा व्यक्ति उठा सकता था, जिसको भी थोड़ी बहुत, जैसे मान लो किसी को अब्दुल्लागंज की रियासत मिल गई या अब्दुल्लागंज का एरिया मिल गया, तो अपने आप को अब्दुल्लागंज का महाराज घोषित कर देगा, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, यानी कि जैसे ही राजा कमजोर होगा खुद को वो क्या करेंगे? महाराज घोषित कर देंगे। पहले महाराज का मतलब होता था राजाओं का राजा, लेकिन अब वो वैल्यू खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर के राजाओं ने और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली, वो खुद को देवताओं के समान मानने लगे, तो बेटे छोटे मोटे जो थे वो अपने आप को महाराज कहने लगे। क्या कहने लगे? और राजा वाजा तो ऐसे चलते फिरते सड़कों पे मिल जाएंगे। ठीक है। राजा की सहायता करने के लिए एक काउंसिल होती थी जो मंत्री परिषद के रूप में होती थी, और मंत्रियों की सलाह पर राजा या जो शासक होता था वो कार्य करता था, लेकिन वो मंत्री की सलाह मानने पर बाध्य नहीं था। वो जरूरी नहीं था कि वो मंत्रियों के सलाह को माने, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि है। इस समय विदेश विभाग होता था, विदेश विभाग का जो मंत्री होता था उसको संधि विग्रह कहा जाता था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त का एक ऐसा ही मंत्री था जिसका नाम संधि विग्रह के तौर पर उसने समुद्रगुप्त की विजयों को अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा था। उस मंत्री का नाम क्या था? हरिसेन। और हरिसेन को कौन सा पद मिला था? संधि विग्रह का। इस समय पुलिस भी होती थी, और पुलिस को क्या कहा जाता था? पुलिस को चाट या भट्ट कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था? चाट या भट्ट कहा जाता था। गुप्त काल में आकर समाज की अगर हम बात करते हैं तो समाज में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देगा परिवर्तन? क्योंकि इस समय जो मेन चीज आ चुकी थी वो क्या? वो था सामंतवाद। क्या आ चुका था? फेडरलिज्म आ चुका था। यानी सामंतवाद ने गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। अब राजा सेंटर में होता था, लेकिन अब राजा जो है वो अलग अलग एरिया में अपॉइंट होने लगे, और इस तरह छोटे छोटे राजा होने लगे, जिससे गुप्तोत्तर काल में एक प्रकार की व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसको हम सामंतवाद कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग समाज भी परिवर्तित हुआ। अगर हम बात करें कि मौर्योत्तर काल में ऐसा क्या हुआ कि सामंतवाद आ गया, सबसे पहले पोस्ट मौर्य एज में यानी मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसमें शक थे, कुषाण थे, पार्थियन थे, इन लोगों ने अटैक किए।
जब इन्होंने मौर्योत्तर काल में विदेशियों ने आक्रमण किया, तब केंद्र की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई, और कमजोर पड़ने की वजह से जब राजा महाराजा कमजोर पड़ गए तो छोटे छोटे राज्यों की जो है उत्पत्ति हुई। और अब कोई भी भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्हीं छोटे छोटे राजाओं को इस राज्य की रक्षा करनी होगी, और इस तरह भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों से मुकाबला यही छोटे राज्य करेंगे। लेकिन ये राज्य इतने पावरफुल नहीं है कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकें, इसलिए विदेशी भारत के अंदर इंटर कर जाएंगे। समझे बात को? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें इसमें दिखाई देती है वो ये कि इस समय भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ हो गई। भूमि अनुदान की प्रथा का मतलब है इस समय क्या हुआ कि राजा महाराजा खुश होकर बहुत सारा एरिया यानी लैंड दान में दे दिया करते थे, यानी भूमि जो है वो दान में चलाई जाया करती थी, और ये दान में दी गई भूमि ब्राह्मणों को मिलती थी, बौद्धों को मिलती थी, या अन्य धर्म के लोगों या प्रशासनिक अधिकारियों को दान में दे दी जाती थी। जब ये दान में दे दी जाती थी अधिकारियों और सैनिकों को, तो ये मान के चला जाता था कि इस समय इन अधिकारियों और सैनिकों को वेतन जो है यानी सैलरी जो है वो कैश के रूप में नहीं दी जाएगी, यानी सोने और चांदी के रूप में नहीं दी जाएगी, बल्कि भूमि के रूप में दी जाएगी, और उससे होने वाली आय ही उनकी सैलरी होगी। और इस तरह भूमि दान में देने पर अधिकारियों और सैनिकों को भूमि मिलने लगी। आने वाले समय में भूमि का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग भूमि को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते थे। क्यों? जितनी भूमि जिसके पास है वो उतना ताकतवर होगा, और जब भी सेंटर में राजा कमजोर पड़ेगा तो वो प्रबल दावेदार होगा कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, क्योंकि उसके पास लैंड इतना है, जमीन इतनी है, वहां की जनसंख्या उसके पास है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में वही वर्ण व्यवस्था चलती रही। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, यानी वर्ण व्यवस्था बनी रही। लेकिन वर्ण व्यवस्था में हमें कमजोरी दिखाई देगी। कमजोरी इसलिए दिखाई देगी क्योंकि जो चारों वर्ण हैं उन चारों वर्णों में अब विदेशी लोग भी शामिल हो गए हैं। कौन शामिल हो गए? विदेशी लोग शामिल हो गए। इन विदेशियों ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया तो उन्होंने जहां पर आक्रमण किया उस एरिया को जीत लिया, और उस एरिया को जीतकर वो वहां के क्या बन गए? राजा बन गए। जब वो राजा बन गए तो कर्म से क्या हो गए? वो क्षत्रिय हो गए। यानी भारत की वर्ण व्यवस्था में वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? क्षत्रिय कैटेगरी में आ गए। अगर वो क्षत्रिय कैटेगरी में आ गए तो जो विदेशी राजा जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होगा, जहां पर उसका शासन होगा, वहां की प्रजा भी उसकी होगी, क्योंकि उसकी अंडर में होगी वो प्रजा। अब राजा जो है धीरे धीरे शासन करेगा, फिर आने वाले उसके परिवार के लोग शासन करेंगे, यानी कि अब ये राजा विदेशी नहीं रहेंगे बल्कि रूप और रंग में ये भारतीय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे, जो संतानें उत्पन्न होंगी वो चितकबरी टाइप की होंगी, और फिर ये क्या हो जाएंगे? भारतीय उसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो इस समय एक ऐसी ही जाति का उदय होगा, और उस जाति को कहेंगे राजपूत। क्या कहेंगे? राजपूत। राजपूत क्या है और राजपूतों का उदय कैसे होगा इसको हम बाद में देखेंगे। और इसी काल में आकर राजपूतों का उदय हुआ, और राजपूत शब्द का पहली बार अगर किसी ने प्रयोग किया है तो वो किया है कर्नल डॉट ने, और कर्नल डॉट ने राजपूत शब्द का अर्थ बताया है। राजपूत यानी राजा के पुत्र। क्या होंगे? राजा के पुत्र। इस समय विदेशियों के लगातार अटैक होने की वजह से अस्पृश्य जातियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी।
और अस्पृश्य जातियों यानी कि अनटचेबल कास्ट बढ़ गई, और अनटचेबल कास्ट बढ़ने की वजह से एक नया वर्ग उभर कर आ गया जो समाज से बहिष्कृत होता था। अब इन्हें समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। खुद इस समय कई ऐसे विदेशी यात्रियों ने इन अस्पृश्य जातियों का वर्णन अपने अपने लेखों में किया है। बात समझ में आई? यानी अस्पृश्य जातियों की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जिसको टच नहीं किया जाता था। क्लियर है? महिलाओं की कंडीशन की बात करते समय, इस समय महिलाओं का विवाह 8 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था। सोचो, 8 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था। क्यों? क्योंकि इस समय राजा महाराजा वगैरह, अन्य सैनिक वगैरह, ये सब युद्ध लड़ते थे, और युद्ध लड़ने के लिए जरूरी था पुरुषों का होना। इसलिए जो जितने पुरुष पैदा करेगा उतना अधिक बल होगा उसके पास। यानी कि इस समय अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने के लिए लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जा सके। सती प्रथा, गुप्त काल में एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, जो आकर यहां पर गुप्तोत्तर काल में ज्यादा से ज्यादा होने लगी। महिलाएं अब पुरुषों की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर सती होने लगी। जो महिला अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी उसको देवी का अधिकार दे दिया जाता था। अब होता यह था कि इस समय मान लो एक क्षत्रिय कुल का व्यक्ति है और उससे 4, 5, 6 शादियां कर रखी है। अब 4, 5, 6 शादियां कर रखी हैं, तो मान लो जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर उसकी चिता पर कोई ना कोई एक महिला सती हो जाएगी। अब जो महिला सती होगी वो तो सती हो गई और उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। अब बाकी बची हुई महिलाएं हैं, उनका जीवन क्या? क्योंकि उनका जीवन और खतरनाक हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं विधवा का रूप जिएंगी, समाज से बहिष्कृत रहेंगी, और उन्हें विधवा के रूप में रहकर अपना पूरा जीवन यापन काटना पड़ेगा। संपत्ति की अधिकारी नहीं होंगी, यानी उन्हें सिर्फ एक कोठरी के अंदर रहना होगा, खुद का भोजन बनाना होगा, खुद का भोजन बनाया हुआ चीज उनको ग्रहण करनी होगी। इसलिए महिलाएं ये सोचती थी सती हो जाओ, झंझट ही खत्म। तो कई इतिहासकारों ने एक कारण यह माना है कि सती प्रथा में वृद्धि का होना महिलाओं की आने वाली जिंदगी की अधिक से अधिक कठिनाइयों से बचने के लिए महिलाएं सती हो जाती थी। एक कॉन्सेप्ट ये रखा गया, ठीक है ना। बाकी हो जाती होंगी वो बात अलग है, कोई कोई खुशी से भी हो जाती थी, हाय राम बाबू सोना गया, और वो सती हो जाती होंगी। ठीक है, तो बाबू सोना के जाने पर सती हो जाती होंगी। कुछ महिलाओं को जबरदस्ती सती करा दिया जाता होगा। कोई पता लगे 90 साल का जमींदार है, कोई राजा है, अंतिम समय में बोल के गया कि एक तो शादी करके जाऊंगा, अंतिम इच्छा है मेरी, मरते मरते उसका एक ब्याह और करा दिया। अब पता क्या था, वो जिस दिन ब्याह हुआ उसके रात कोई 12 बजे टपक गया वो। अब बेचारी लड़की तो 8 साल की, उसको तो ये भी नहीं पता कि ब्याह क्या हुआ, तो वो सोचे कि भैया वो बचपन से खेलते आ रहे थे दूल्हा दुल्हन वाला खेल, वही होगा। लेकिन उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि अगले दिन सुबह उसी को सती कर दिया जाएगा। तो भारत में सती प्रथा एक घोर प्रथा के रूप में स्थापित हो जाएगी, और ये अभी नहीं, आने वाले समय में तो और तेजी से बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो मर रहा बाबू सोना करके सब सती हो जाएंगे। एक अलग प्रथा है वो, उसका मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन सती प्रथा एक भारतीय महिलाओं के साथ किया जाने वाला एक, जो कई महिलाएं अपनी स्वेच्छा से हो जाती थी वो बात ठीक है, सतीत्व की रक्षा करने के लिए हो जाती थी वो ठीक है, लेकिन जिनको जबरन सती कराया जाता था उनकी तादाद ज्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है ना। और बेचारों को, या जो बेचारी होती थी उनके आवाज को भी दबा दिया जाता था। मैंने बताया था पिछली क्लास में, लठ मार मार के उनको सती कर दिया जाता था, है ना। तो सती प्रथा में वृद्धि हो गई, और एक और सिस्टम उभर कर आ गया जिसको कहा जाता है जोहर प्रथा। जोहर का मतलब है सती इंडिविजुअल, जोहर ग्रुप। यानी जब एक साथ महिलाएं अग्निकुंड में कूद जाएं तो उसे जोहर प्रथा कहते हैं। और राजपूतों में जोहर प्रथा होती थी। क्यों होती थी?
क्योंकि मान लो कि किसी विदेशी आक्रमणकारी ने पूरे महल को घेर लिया। अब महल को घेर लिया और कई दिनों तक वो महल को घेर कर बैठा रहा। जब वो कई दिनों तक महल को घेर कर बैठा रहा और अंदर का राशन पानी जब खत्म हो जाएगा और राजा को मजबूरी युद्ध लड़ने के लिए उतरना होगा। अब राजा को ये पता है कि मैं बाहर गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने सैनिक नहीं है। बाहर वो हजारों सैनिक लेके खड़ा है, यहाँ सैकड़ों सैनिक है। तो गए वो निपटा निपटू देगा, दो चार तलवार इधर से गड़ेंगी, कुछ इधर से गड़ेंगी, हथड़ियां बाहर निकल आएंगी, चाउमीन अलग बिखर जाएंगे। समझ गए? तो भाई क्या किया जाए अब? तो ये मरने वाले। तो भैया जैसे ही राजा युद्ध में मैदान में निकलता था, महिलाएं समझ जाती थी अब आएगा नहीं, तो महल के अंदर ही कुंड बना दिया जाता था और उस कुंड में लकड़ियां इकट्ठी कर दी जाती थी और रानी खड़ी हो जाती थी माचिस की तीली लेके। बोले देखना खिड़की से राजा गया क्या? बोले जैसे ही राजा गया हो वैसे ही बता देना, मैं आग डाल दूंगी। और जैसे ही राजा वहां मरा और उन्होंने आग डाली और अब ये सारी की सारी महिलाएं एक साथ कूद जाएंगी। इसलिए कूद जाएंगी क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो विदेशी लोग उनसे विवाह करेंगे या उन्हें अपनी दासी बना लेंगे या उनको अपने हरम में रखेंगे या बीच मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। इसलिए महिलाओं की कंडीशन और खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि खुद अपने आप को मृत्यु प्राप्त कर ले। ठीक है? ऐसी कई महिलाओं ने मृत्यु को गले लगा लिया अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। इस समय इकोनॉमी कैसी थी गुप्तोत्तर काल में? अगर देखा जाए तो गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस समय हमें एक चीज दिखाई देती है और वो चीज क्या है? सामंतवाद। हम देख चुके हैं फेडरलिज्म, पूरी तबाही इसी गेम की है। जहां सेंटर कमजोर, डिसेंट्रलाइजेशन चालू, सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ हो जाना। दूसरा कारण भूमि को दान में दिया जाना। सामंतवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका धीरे धीरे प्रभाव देखने लगे, जिससे आर्थिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और आर्थिक व्यवस्था में भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देने लगा। ठीक है? क्या दिखाई देने लगा? डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देने लगा, यानी कि इस समय अर्थव्यवस्था में भी हमें पतन का संकेत दिखने लगा, यानी इकोनॉमी डाउन होने लगी। क्यों डाउन होने लगी? क्योंकि छोटे छोटे एरिया में राजा हो गए और ये अपनी जगह पे ही अपनी चीजें बना लेते थे, बाहर व्यापार ही नहीं करते थे, इसलिए व्यापार बाहर नहीं फैल पाया। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था इस समय मूल आधार हो गई। इस समय कृषि ही लोगों का व्यवसाय बन गई। इस काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ गया। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो सिंचाई के साधन बढ़ेंगे। जितना हो सके कृषि करो, खेती करो। क्यों खेती करो? नहीं करनी खेती, खेती इसलिए करनी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भैया पापी पेट का सवाल पैदा हो गया, क्योंकि पापी पेट का सवाल हो गया तो अनाज ज्यादा चाहिए। अनाज ज्यादा चाहिए तो एग्रीकल्चर ज्यादा करना होगा। लैंड की कमी थी नहीं, जहां फावड़ा मारोगे सोना उग देगा इंडिया। तो अपने यहां कौन सी कमी थी? अपने पास लैंड भी, नदियों के कारण इतनी अच्छी भूमियां भी हुआ करती थी। इसी समय एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम है सुइया। क्या इंजीनियर है? और ये इंजीनियर साहब जो थे, इन्होंने कश्मीर में झेलम नदी पे बांध बना दिया। सोचो उस समय, यानी इस तरह से इंजीनियर हुए उस समय, सुइया नामक इंजीनियर, जिसने कि बांधों का निर्माण कर दिया। किस पर? झेलम नदी पर। व्यापार पर हम लोग आते हैं तो व्यापार में भी हमें सामंतवादी व्यवस्था के कारण एक चीज दिखाई देती है और वो है कि सामंतवादी व्यवस्था ने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। अब गांव इंडिपेंडेंट हो गए और गांव इंडिपेंडेंट होने पर गांव अपनी आवश्यक वस्तुओं को खुद बनाने लगा। शहरों पर डिपेंडेंसी खत्म, गांव खुद इंडिपेंडेंट। क्या चाहिए सब गांव में मिल जाता था। गांव में तुम्हें बड़ाईदार भी मिल जाएगा, गांव में तुम्हें लोहार भी मिल जाएगा, गांव में तुम्हें सोनार भी मिल जाएगा, गांव में तुम्हें छोटे उद्योगों का निर्माण करने वाले मिल जाएंगे, कपड़ा बुनने वाला में। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? क्योंकि भारत का, इसलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है। क्यों?
अब तो लोग शहरों की ओर आ गए, तुम जैसे लोग। लेकिन पहले क्या था कि गांव जो था उसी में सभी आवश्यकताएं की चीजें पैदा हो जाती थी, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती थी बाहर जाने की, सब वहीं हो जाता था। अनाज भी वहीं उगता था, भरपेट खाया पिया और आराम इंजॉय कर लिया। शहरों में तो घूमने चले जाते थे। भाई जब तुम लोग छोटे हो गए, तुम लोगों को तो पता नहीं होगा, हम लोग भी ऐसे ही जब गांव में रहते थे तो हम भी शहर काहे के लिए जाते थे? घूमने जाते थे। मेला लग गया हो तो मेला घूमने चले जाते थे। या कोई अगर घर का सदस्य कोई शहर में चला, अरे बाका मोड़ा तो शहर में चले गए, तो अपन भी क्या करते थे, चल आज शहर देख के आए क्या, कैसा लगता शहर। तो बचपन में क्यूरियोसिटी होती थी। अब का शहर, अब तो सब कुछ शहर ही शहर जैसा है। अब लोग, परिवर्तन आ गया। काश कोई गांव होता अपना, काश गांव जा पाते, काश गांव के वो हरियाली दिख पाती, जहां वो खेत होते। सुकून तो गांव में मिलता, 2 वक्त की रोटी खाते सुबह और शाम, और आराम से रहते, वहीं पड़े रहते, सुबह खेतों में जाते, दोपहर तक आ जाते, आराम से जीवन जिलाते। अब रिवर्स चालू हो गया, लोग गांव तलाशने लगे। अब लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सारा पैसा कहां लगाते हैं, गांव की जमीन खरीद लेते हैं और वहीं पे फार्म हाउस बना के वहीं पड़े रहते हैं। समझ गए? अपने जैसे लोग क्या, बात ही खत्म हो गई। तो इरशाद चाहूंगा काजल की बहन, ठीक, मालवा इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था। मालवा में 2 खेती होती थी, एक गन्ने की और एक नील। तो मालवा किस कृषि के लिए प्रसिद्ध था? गन्ना और नील के लिए प्रसिद्ध था। इस समय हमें वस्त्र उद्योग भी दिखाई देता है। वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो इस समय गुप्तोत्तर काल में वस्त्र उद्योग भी अत्यंत अच्छी अवस्था में पहुंच चुका था। कपड़े बनाए जाते थे अलग अलग तरीके से। और गुप्त काल में हमें एक जो है वस्त्र उद्योग सबसे उत्तम अवस्था में दिखता है, और इसी में है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र को कोशय कहा जाता था, और इसी को चिनाशुक भी कहा जाता था। तो चिनाशुक यानी किसके लिए पर्यायवाची है? रेशमी के लिए। किसके लिए है? कोशय किसके लिए है? रेशमी वस्त्रों के लिए है। इसी काल में शिल्प और उद्योग में शूद्रों की आवश्यक व्यवसाय माने जाने लगे। यानी इस काल में आकर अब निचली कास्ट जो थी, शूद्र जाति जो थी, वो भी उद्योग और उद्योग जैसे धंधों में कार्य करने लगे, जिससे उनकी आय बढ़ने लगी और उनका जो वर्ण व्यवस्था में स्थान था वो रहा तो चौथा, लेकिन आर्थिक रूप से वो थोड़े मजबूत होने लगे। हाँ, करेंसी की बात करते हैं तो इस समय गांव आत्मनिर्भर हो गए थे। आपसी वस्तुओं का लेन देन होता था, तुम मुझे डेयरी मिल्क दो मैं तुम्हें 5 स्टार दूंगा। समझ गए? यानी वस्तुओं का लेन देन होता था। इसलिए इस समय हमें कॉइन्स यानी मुद्रा में गिरावट दिखाई देगी, व्यापार में भी गिरावट आने लगी, डिसेंट्राइजेशन होने लगा और मुद्रा में कमी आने लगी, क्योंकि लोग आपसी वस्तुओं में ही लेन देन कर लेते थे, इसलिए करेंसी नहीं छापी गई। किसी भी राज्य का मजबूत होने का कारण उसकी मजबूत करेंसी होती है। अगर वो अच्छे गोल्ड के कॉइन्स चलाता है तो इसका मतलब है उस राज्य के पास बहुत सोना है, यानी वो इकोनॉमिकल रूप से बहुत स्ट्रांग है। और यदि उसके पास उसके सिक्कों में सोने की या मुद्राओं की कमी दिखाई देती है, सोना में मिलावट दिखाई देती है गोल्ड में, तो उस राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई है। क्लियर है? समझ में आया? काजल की बहन, पानी पिला दो यार काजल की बहन यार। समझ में आया? तो किसी भी राज्य की इकोनॉमी को कैसे पता करेंगे? उसके द्वारा पानी पीना गुनाह है? मैंने कोई पाप की है? हैं? तो आ जान, तो पानी पीना कोई पाप है क्या? कहाँ रख दिया मैंने पेन यार? ये रहा।
समझ बात किया मैंने कोई? चलो, तो भैया इस काल में यानी गुप्तोत्तर काल में मुद्रा में कमी आ गई, मुद्रा में कमी आने लगी, यानी कि सिक्के भी तुम चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके लिख भी चल सकते हो। इससे क्या है, तुम्हें चीजें याद होती जाएंगी। क्या सुनते रहोगे तो ये तो सुनने के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाओ आराम से सुन सकते हो, लेकिन नहीं डले ना। और भी कल ही डाला था एक इंट्रोडक्शन क्लास। काउंटिंग जब तुमने देखी हुई तब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग खत्म होने के बाद वीडियो चालू हो जाता है। वो तो डाउनलोड हो गया ना कल ही। न्यू न्यू टॉपिक जो है उसको भी डालेंगे, जैसे मान लो अभी हमने पंबन बीच का डालेंगे आज, है ना। कांचा गाजी बोबली जंगल के ऊपर डाला है, तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? बाद में बात करूंगा। चलो ठीक है, तो सिक्के जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सिक्कों में हमें क्या दिखाई देने लगी? कमी दिखाई देने लगी। साधारण लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? क्योंकि वस्तुओं का क्या होने लगा? अदला बदली। डेयरी मिल्क दो, 5 स्टार लो। ठीक। आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस समय जो सबसे ज्यादा धर्म महत्वपूर्ण हो गया वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को महत्व दिया? हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म की इस महायान शाखा को संरक्षण देने की वजह से ये दौर जो था वो बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। और हैंस वांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया और हैंस वांग ने उसे बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रभावित किया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था? शैव धर्म को। इस समय राज्यवर्धन, इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। एक याद रखना, राज्यवर्धन की उपाधि है एक, लिख लेना, परम सौगात। राज्यवर्धन की उपाधि है परम सौगात। कई बार एग्जाम में अभी पूछी जा रही है कि परम सौगात किसकी उपाधि है, तो परम सौगात राज्यवर्धन की उपाधि है। किसकी उपाधि है? बंगाल तथा बिहार में पाल राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। याद रखना, बंगाल बिहार के पाल राजाओं ने भी किसको संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। इस समय एक और पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और वो पूजा थी भगवान सूर्य की पूजा। किसकी पूजा? मेरे से ऊपर नहीं जाता ये। सूर्य की पूजा, तो किसकी पूजा प्रारंभ हो गई? सूर्य देवता की पूजा प्रारंभ हो गई। और खुद हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन सूर्य भगवान के उपासक थे। इस समय सूर्य पूजा का केंद्र पाकिस्तान का मुल्तान होता था। मुल्तान इस समय सूर्य पूजा का केंद्र बन चुका था और यहां पर हमें कई सूर्य मंदिर दिखाई देते हैं। तो मुल्तान किसके लिए फेमस था? सूर्य पूजा के लिए। राजस्थान में जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और राजस्थान में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ और इस तरह जैन धर्म भी फलने फूलने लगा बौद्ध धर्म की तरह ही। जिस तरह बौद्ध धर्म को वर्धन साम्राज्य यानी हर्षवर्धन पालों ने संरक्षण दिया, उसी प्रकार से जैनियों को संरक्षण राष्ट्रकूटों ने दिया। किसने दिया? राष्ट्रकूटों, दक्षिण में रहने वाले राष्ट्रकूट शासकों ने इसको महत्व दिया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए 2 तरह की सभाओं का आयोजन किया था।
एक है कन्नौज सभा और एक है प्रयाग की सभा। कन्नौज सभा की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज सभा हर्ष के आकार की सोने की बौद्ध प्रतिमा बनाई गई, कल बताया था मैंने, बौद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी उस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय इसका अध्यक्ष हैन स्वांग था। इसी में हर्ष पर जानलेवा हमला भी किया गया, क्योंकि हर्षवर्धन ने किस धर्म को ज्यादा महत्व दिया? बौद्ध धर्म को। और खुद हैन स्वांग की बुराई करने वालों को उसने दंडित करने का आदेश दिया। उसने साफ साफ कह दिया, अगर किसी ने भी हैन स्वांग के बारे में काकू की तो वो उसे दंडित करेगा। और उसने कन्नौज से 500 ब्राह्मणों को देश निकाला तक दे दिया। ठीक। उसने प्रयाग सभा का भी आयोजन करवाया, और प्रयाग सभा में प्रत्येक वर्ष में होने वाली सभा थी जिसे महामोक्ष परिषद के रूप में भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली चीज, शतरंज। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ है, और शतरंज को कहा जाता था चतुरंग। क्या कहा जाता था? और गुप्त काल में आकर इसका जन्म होने लगा, और हमें चतुरंग के रूप में शतरंज जाना गया। आने वाले समय में सल्तनत काल में एक कवि हुए अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने भी ये कहा है कि शतरंज खेल भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। कोशय, कोशय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कोशय और चिनासोक, रेशम के लिए प्रयोग किया जाने वाला। नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो घर पे जाके? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। खुद की हैंडराइटिंग के नोट्स होने चाहिए, ये सबसे पहली कड़ी है। अगर तुमने अपने हैंडराइटिंग के नोट्स नहीं बनाए और इधर उधर, तो क्या होता है, जब तैयारी करने बैठोगे तब तुम ये सोचोगे कि कहां से पढ़ूं, इस किताब को पढ़ूं, इसको पढ़ूं, किसको पढ़ूं, तब दिमाग क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे हाथ के बने हुए नोट्स होंगे, तुम्हें पता होगा मुझे ये ही किताब कॉपी पढ़नी है अपनी, और इसी कॉपी को 10 बार रिवाइज करना है, तो वो तुम्हारी आंखों में ऐसे छप जाएगी कि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम्हारा ध्यान डायरेक्ट तुम्हारे लिखे हुए नोट्स पर चला जाएगा। और खुद की लिखी हुई चीजें ज्यादा याद होती हैं, दूसरे की लिखी हुई चीजें कम याद होती हैं। इसलिए खुद की हैंडराइटिंग में लिखो, भले ही वो हैंडराइटिंग गंदी हो, लेकिन हमारे लिए वो अच्छी होगी। जैसे मेरी बेटी मुझे मोटा बोल देती बीच बीच में, लेकिन मेरी मां हमेशा मुझे दुबला ही बोलती। समझ गए ना? इसलिए खुद की राइटिंग भी तुम्हें कैसा लगे? मोटा क्या? हाँ, क्या करे मोटा, यानी स्लिम बोल देते कुछ, फिट बोल देते कुछ। क्यों काजल की बहन? क्या? अच्छा, ठीक है। तो कोशे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए। नालंदा, नालंदा की अगर बात करें तो भैया कौन बताएगा मुझे, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। और इसका विनाश किसने किया था? बख्तियार। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बढ़ावा दिया, और पालों का एक शासक हुआ धर्मपाल। कौन हुआ? और इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश को देखेंगे हम आगे। गुप्तोत्तर युग में कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी यहां पर कन्नौज इस समय सेंटर पॉइंट बन चुका था। पाटलिपुत्र अपना अस्तित्व खो चुका था, पाटलिपुत्र अब वीरान हो चुका था, और वहां अब अवशेष बचे हुए थे जिसे कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया,
और अब उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज हो गई। और कन्नौज को एक नाम से जाना गया और वो था महोदय नगर। कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता था? महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इस समय हिंदू धर्म का उत्थान करने या हिंदू धर्म का वापस से स्थापित करने के लिए शंकराचार्य हुए। और शंकराचार्य जिन्हें हम आदि शंकर के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म केरल के कलाड़ी गांव में हुआ और इन्होंने जो है हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए वापस से भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। और इस तरह दक्षिण भारत में एक मूवमेंट चलाया गया जिसको भक्ति मूवमेंट के रूप में जाना गया। और यह भक्ति मूवमेंट हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए चलाया गया था, जो वैष्णव और शैव संप्रदाय के लिए द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? और वैष्णव वाले आयंगर और शैव वाले नायंकार कहलाएंगे बाद में, है ना? क्लियर है? अलवार और नायनार के रूप में जाने जाएंगे। विष्णु भगवान को मानने वाले अलवार और शिव भगवान को मानने वाले नायनार। ठीक है, कल हम एक टॉपिक करेंगे ट्रिपल अलायंस, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी वहां चालू होगी जब छोटे छोटे वंश समाप्त हो जाएंगे और उत्तर भारत में 3 वंशों की स्थापना होगी। कितने वंशों की स्थापना होगी? 3 वंशों की स्थापना होगी। बंगाल में इस समय होंगे पाल, दक्षिण में होंगे राष्ट्रकूट और उत्तर में होंगे प्रतिहार। और ये सब जिसके लिए लड़ेंगे वो जगह होगी कन्नौज। और इस तरह पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच होने वाला एक संघर्ष कहलाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि ट्रिपल अलायंस। जो जीतेगा वो राज करेगा उत्तर भारत में। तीनों में से जीत प्रतिहारों की होगी, लेकिन प्रतिहार भी आगे चलकर समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे तीनों वंशों का अंत हो जाएगा। और फिर यहां पर स्थापित होंगे फिर से छोटे छोटे राज्य, और वो छोटे छोटे राज्य होंगे राजपूतों के। और अब काल चालू होगा इसके बाद राजपूतों का काल। क्लियर है? समझ में यहां तक बात? तो कल हम करेंगे ट्रिपल अलायंस। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।